नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं यूसीएन न्यूज़। रिश्वतखोरी एक बड़ी समस्या है। इस पर लगाम लगाने के लिए कई तरह के प्रयास हो रहे हैं। अलग अलग एजेंसियों को इस पर रोक लगाने की जिम्मेदारी है। महाराष्ट्र में एंटी करप्शन ब्यूरो जो है उसके पास ये जिम्मेदारी है कि सरकारी कार्यालयों में या सरकारी कामकाज में जो होने वाले रिश्वत के मामले हैं उस पर लगाम लगाने के लिए और आरोपियों को पकड़ने के लिए। तो एसीबी इस समय विजिलेंस वीक मना रहा है। इसके माध्यम से वो जनजागृति करने का प्रयास कर रहा है कि आखिर रिश्वतखोरी को किस तरीके से रोका जा सकता है, उसको नियंत्रित किया जा सकता है और सबसे ज़रूरी कि नागरिकों को उनके अधिकारों के प्रति जागरूक करके ऐसे मसलों से बचने के लिए उन्हें एक तरीके से जागरूक बनाया जा रहा है। इसी पर हम अधिक बातचीत करेंगे। हमारे साथ नागपुर एसीबी के प्रमुख आईपीएस ऑफिसर और इस पोस्ट के एसपी दिगंबर प्रधान सर आज हमारे स्टूडियो में है। तो आज इसी पर बातचीत होगी और किस तरीके से आखिर रिश्वतखोरी के मामलों को सामाजिक तौर पे रोका जा सकता है, इस पर अधिक बातचीत हम करेंगे और नागरिकों के क्या अधिकार हैं वो इस इंटरव्यू के माध्यम से आप तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत। नमस्ते। तो सबसे पहला सवाल तो आपसे यही है कि ये जो जनजागृति का कार्यक्रम मनाया जा रहा है, विजिलेंस अवेयरनेस वीक, उसके बारे में बताइए कि किस तरीके से आप कार्यक्रम कर रहे हैं। और ये कार्यक्रम सतत शुरू रहता है, हर साल आप लोग मनाते हैं। इस बार इसको लेकर क्या कोई ख़ास थीम आप लोगों ने रखी है और किस तरीके से लोगों को अवेयर किया जा रहा है? नमस्ते। मी सुरुवातीलाच यूसीएन नेटवर्कच्या माध्यमातून संपूर्ण विदर्भातल्या जनतेला आणि यूसीएनच्या प्रेक्षकांना विशेषतः दिवाळीच्या हार्दिक शुभेच्छा देतो। नागपूर एसीबीच्या वतीनं नॅचरली कोणताही लोकसेवक कोणत्याही व्यक्तीकडून त्यांच्या कामासाठी लाच मागत असेल तर त्यांनी एसीबीकडे अप्रोच होणं आणि एसीबीनं अँटी करप्शन ब्युरोनं म्हणजे लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागानं त्याच्यावरती काम करणं आणि त्या लाचखोराला अटक करणं ही आमची प्रणाली असते। तर त्या अनुषंगानं आमच्याकडं जे 6 जिल्हे आहेत, 6 जिल्ह्यामध्ये विदर्भातल्या संपूर्ण जिल्ह्यांच्यामध्ये ही 28 ऑक्टोबर ते 3 नोव्हेंबर अशी ही मोहीम आहे आणि ही मोहीम जी आहे ती सगळीकडे व्यवस्थित सुरू आहे। ह्यामध्ये विशेषतः सगळ्या वेगळ्या संघटना आहेत, वेगळ्या क्षेत्रात काम करणाऱ्या लोकांच्या संघटना असतात, त्यांच्या संघटनांच्या बरोबर कॉन्टॅक्ट करणं, विशेषतः बाजारच्या दिवशी ग्रामीण भागातले लोक प्रत्येक वेळा नागपूर त्यांना येणं सोयीचं होत नाही, त्यामुळे आम्ही बाजारच्या दिवशी प्रत्येक तालुक्याच्या ठिकाणी एक अधिकारी आमचा जाईल आणि त्या ठिकाणी लाचखोरीची समस्या असेल लोकांची तर त्यांना अप्रोच करून त्यावरती सापळा रचणं आणि त्या योगानं लोकांना आपण लाचखोरीतून दिलासा देण्याचा प्रयत्न करणं हे आमचं उद्दिष्ट है। सर, एक सवाल आपसे ऐसा है कि मौजूदा दौर में किस तरीके के जो मामले हैं वो सामने आ रहे हैं रिश्वत से जुड़े हुए, जिसका सबसे ज़्यादा एक्सपीरियंस एसीबी को इन दिनों हो रहा हो? क्या है कि अनफॉर्चुनेटली इन एवरी फील्ड ऑफ लाइफ वो रिश्वत की मांग लोग करते हैं, कुछ लोग रहते हैं। नेचुरली द परसेंटेज इज़ वेरी लो। आम तौर पे तो पब्लिक सर्वेंट्स दे आर वर्किंग वेरी वेल एंड ट्रांसपेरेंटली, लेकिन कहीं पे अगर कोई भी आदमी रिश्वत मांगता है तो हम अप्रोच करते हैं या उन्होंने अप्रोच करना हमें ये हम एक्सपेक्ट करते हैं। और एक मैं आपको बता सकता हूँ या मुझे बताने में ज़्यादा खुशी होगी, जिस काम के लिए पब्लिक सर्वेंट कोई भी यानी शासकीय नौकर, दैट इज़ पब्लिक सर्वेंट, कोई भी डिपार्टमेंट का कोई भी आदमी अगर पैसे मांग रहा है और उस पर हमने ट्रैप किया यानी सापड़ा कार्रवाई जिसे हम मराठी में कहते हैं, सापड़ा किया, तो उसके बाद सिर्फ हम ट्रैप करके वो मामला छोड़ते नहीं है,
उसका जो डिपार्टमेंट में काम अटका हुआ है वो पूरा करके उसको टोटल रिलीफ देना ये हमारी जिम्मेवारी है। उसका जो काम रहा है बाकी पेंडिंग है वो पेंडिंग काम उसके हाथ में करके देना ये हमारी जिम्मेवारी है। जी, पर क्या आपको लगता है कि आप तो ज़्यादातर समय में आपका ये देख रहा था कि सर्विस रिकॉर्ड आपने ज़्यादातर समय जो है वो एसीबी में गुजारा है और कई जगहों पर आपने काम किया है। आपको लगता है कि इतनी जो अवेयरनेस और जो जन जागृति होती है उसका असर समाज में हो रहा है, लोग जागरूक हो रहे हैं, अपने अधिकारों को लेकर जागरूक हो रहे हैं क्या? आपको ऐसा एक्सपीरियंस आया कि अब शिकायतें जो हैं वो ज़्यादा बढ़ रही हैं? मैं ऐसा नहीं कह सकता कि टोटल अवेयरनेस आया है, लेकिन ऐसा डेफिनेटली कह सकता हूँ कि पहले से अवेयरनेस बढ़ा है। हमारे जो ऑफिसर्स है दे आर मोर इजीली अवेलेबल, यानी लोगों के पास वो पहुँचने की कोशिश करते हैं या लोगों के लिए वो उपलब्ध रहते हैं और उस वजह से थोड़ा बहुत आई डोंट से कि 100% उसमें करेक्शन आया है, लेकिन थोड़ा बहुत इम्प्रूवमेंट लाने की हम कोशिश कर रहे हैं और मुझे लगता है कि उस मामले में हम थोड़ा बहुत तो कामयाब हो रहे हैं। अभी सर एक चीज़ ये भी है कि तकनीक जिस तरीके से विकसित हो रही है, पहले तो ये होता था कि रिश्वतखोरी का मामला कि मतलब आप कैश में कोई या पैसे ले रहे हों या किसी से डिमांड कर रहे हों तो वो एक बात होती थी, लेकिन अब समय के हिसाब से बड़ी चीज़ें हो गई हैं। डिजिटल भी ब्राइब लेने के मामले जो हैं वो बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो इन शिकायतों को लेकर एसीबी किस तरीके से काम कर रहा है और क्या डिजिटल ब्राइब की शिकायतें जो हैं वो आ रही हैं और उसको किस तरीके से एड्रेस किया जा रहा है? नेचुरली ऐसा रहता है कि ब्राइब लेने वाला जो है पब्लिक सर्वेंट या लोक सेवक जिसे कहते हैं वो दे आर अ बिट अवेयर, यानी इस मामले में वो ज़्यादा चौकन्ने रहते हैं, इसलिए वो इंसिडेंटली डिजिटल ब्राइब के मामले में वो ज़्यादा चौकन्ने रहने के वजह से हो सकता है कि वो थोड़ा इस तरीके से रिश्वत थोड़ा कम लेते हैं। लेकिन कोई भी आदमी अगर पैसे मांगता है या कुछ भी चीज़ मांगता है तो डेफिनेटली दैट इज़ रिश्वतखोरी और रिश्वतखोरी के मामले में हम कार्रवाई करते हैं। लेकिन जैसे आप बोल रहे हैं दैट इज़ अ वेरी इम्पोर्टेंट इशू, नहीं ये इतना महत्वपूर्ण मामला है कि आगे जाके हो सकता है कि ज़्यादातर रिश्वतखोरी डिजिटल मामले के डिजिटल माध्यम से हो, लेकिन फॉर्चुनेटली मुझे ऐसा लगता है ना कि डिजिटल माध्यम से जो रिश्वतखोरी होती है उस मामले में डिजिटल एविडेंस रहता है। नेचुरली मोबाइल पे हो या उनके ने मोबाइल पे पेटीएम से पैसे लिए हो, गूगल पे से पैसे लिए हो या कोई एटीएम कार्ड से पैसे लिए हो, नेचुरली उस मामले में एक थर्ड पार्टी एविडेंस कलेक्ट हो सकता है, यानी ये एविडेंस कलेक्ट होने की वजह से वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग केस बन सकता है। पर ये ब्राइब का जो मामला है ये सिर्फ क्या कैश में ही हम इसको देख सकते हैं या अलग तरह की जो चीज़ें हैं उसको भी इसमें इन्वॉल्व करके देखा जा सकता है कि मान लीजिए कि मैं कोई उपहार दे रहा हूँ किसी को और मैं एक निजी व्यक्ति हूँ और गवर्नमेंट सर्वेंट को दे रहा हूँ और उसकी शिकायत मैंने एसीबी को कर दी, मान लीजिए कि मैंने महंगी घड़ियाँ दे दी या कोई सामान दे दिया, ऐसे भी बहुत सारे मामले सामने आते हैं, तो ये भी ब्राइब की कैटेगरी में जाएंगे? डेफिनेटली वो रिश्वत सिर्फ पैसे की माध्यम से नहीं होती है, पैसा या कोई भी चीज़, यानी जैसे आपने बोला कि एक घड़ी है या कुछ ऑर्नामेंट्स होते हैं या ऐसे भी मामले हुए हैं हमारे यहाँ कि किसी ने महंगी दारू की बोतल मंगाई, अरे बाप रे और वो पकड़ा गया। यानी कोई भी आदमी
किसी भी तरीके की रिश्वत, ये सभी चीजें रिश्वत में आते हैं। और किसी भी तरीके की रिश्वत मांगता है या ही एग्रीज टू एक्सेप्ट, ऐसा कानून में लिखा है। एग्रीज टू एक्सेप्ट यानी वो लेने के लिए तैयार होता है तो भी वो रिश्वतखोरी होती है। अच्छा सर, एक लाइटर बोर्ड में एक सवाल पूछना था आपसे कि एसीबी जब ट्रैप करती है तो जब हमारे पास में प्रेस रिलीज या बाकी तरह की जो चीज़ें आती है या हम जब इंटरव्यूज़ करने जाते हैं तो बड़े अलग अलग तरह के नुस्खे जो हैं वो एसीबी वाले अपनाते हैं कि नोट, कौन सी नोट दी गई है तो उसमें कोई निशान लगा देते हैं, कोई कलर लगा देते हैं, ये ऐसा कुछ सेंट मार देते हैं कि उससे पता चले कि ये नोट जो है वो इस तरीके से चली गई। कोई सामान दे रहे हैं तो उसका, तो किस किस तरीके के नुस्खे जो है एसीबी अपनाता है ट्रैप करने के लिए? ट्रैप के लिए हम क्या करते हैं कि एक तो आदमी बोल सकता है कोर्ट में कि मैंने रिश्वत मांगी ही नहीं थी। सबसे बड़ा जो दिक्कत है वो यही है कि जब कन्विक्शन के लिए जाता है तब उसके पास में कई तरह की दलीलें रहती हैं, तो उन दलीलों को क्रॉस करने के लिए अपनी दलील को एसीबी को बड़ा मजबूत रखना पड़ता है। वो बोल सकता है कि मैंने रिश्वत मांगी नहीं थी, इसलिए हम पहले वेरिफिकेशन करते हैं। वेरिफिकेशन है मराठी में उसको पड़तालनी बोलते हैं। एट फर्स्ट बिकम श्योर, यानी हमारी खुद की ये खातरी हो जाए कि वो रिश्वत ही मांग रहा है, यानी किसी अलग पर्सनल मैटर के पैसे नहीं मांग रहा है, वो रिश्वत मांग रहा है। इसलिए हम एक वॉइस रिकॉर्डर जो कंसील्ड रहता है, वो वॉइस रिकॉर्डर लगा के हमारे कंप्लेंट को, यानी जिससे रिश्वत मांगी जा रही है उसको भेजते हैं उसके पास। उसके साथ एक पंच रहता है, 2 पंच भेज सकते हैं हम, लेकिन एक पंच तो एटलीस्ट रहता है और उसके सामने ये रिश्वत मांगी जा रही है ये कंफर्म होता है, एक चीज़। सेकेंडली जो नोट देते हैं हम, वो नोट के नंबर्स भी हम नोट करते हैं। सेकेंडली उस पर जैसे आपने कहा वो एक पाउडर लगाते हैं। वो पाउडर ऐसे होती है, उसका नाम भी मैं आपको बता सकता हूँ, दैट इज़ कॉल्ड एंथ्रिसिन पाउडर। यानी ये कोई राज की बात नहीं है। एंथ्रिसिन पाउडर करके रहते हैं जो एक बार छुई नोट से आपका संपर्क आ गया तो आपके हाथ पे दैट रिमेन्स ऑलमोस्ट परमानेंट, यानी उसके बाद आपने हाथ धोए भी तो भी हम पता कर सकते हैं। अच्छा, एक ये है आपसे कि जैसे आपने नोट के बारे में तो हो गया कि नोट के बारे में तो पता चल जाएगा, लेकिन और कोई सामग्री अगर मान लीजिए, अभी आपने शराब का जिक्र किया कि एक व्यक्ति ने शराब मांगा था तो फिर आपने उसको भी पकड़ा, तो शराब और बाकी के सब मामलों में फिर पहचान करने के लिए क्या तरीका रहता है एसीबी के हाथ में? अच्छा, इंटेलिजेंस के तौर पर भी बड़ा एसीबी को भी अपना दिमाग लगाना पड़ता होगा कि आखिर किस तरीके से ट्रैप करना है और क्या क्या चीज़ें करनी है। वो जैसे आप बोल रहे हैं, अगर कोई अलग तरीके की चीज़ें मांगी जा रही हैं, ऑर्नामेंट्स या शराब की बोतल, तो उस पे भी हम ये एंथ्रिसिन पाउडर लगा सकते हैं। अच्छा, वो एंथ्रिसिन पाउडर ऐसा रहता है दैट इज इनविजिबल। किसी चीज़ पे लगाई है ऐसा किसी को समझ में नहीं आता, लेकिन वंस एक बार आपने छुआ उसको तो आपका ऑलमोस्ट परमानेंट रह जाता है मार्क। मेनी आवर्स यानी ज़्यादा समय के लिए रहता है। वो टेस्ट करते हैं हम, वो टेस्ट करके वो FSL यानी फोरेंसिक साइंस के लिए भेजते हैं और उसके रिपोर्ट के बाद हम 100% कह सकते हैं कि उसने ये चीज़ एक्सेप्ट की थी या चीज़ मांगी थी। अच्छा, एक सवाल आपसे सर ऐसा है कि क्या झूठी शिकायतें भी एसीबी के पास में आती है और उसमें एसीबी का समय जाया होता है? क्योंकि अगर मान लीजिए कि मैं हूँ, मेरा किसी से पर्सनल मान लीजिए कि कोई झगड़ा है या कुछ है, तो मैं मतलब
कुछ भी सोच सकता हूँ किसी के बारे में कि इससे मुझे बदला लेना है, तो मैं शिकायत कर दूँ आपके पास में, और फिर अगर वो शिकायत झूठी है तो आपका समय और बाकी सारी चीज़ें तो जाएगी। तो ये आपको भी वर्क करना होता है, आपके डिपार्टमेंट को भी वर्क करना होता है कि मेरे पास में जो शिकायत आ रही हैं वो जायज़ है कि नहीं जायज़ है, क्योंकि मेरा मैन पावर लगेगा इसमें, मेरा डिपार्टमेंट का समय जाएगा जो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो शिकायतों के चयन को लेकर किस तरीके से प्रक्रिया एसीबी अपनाता है? ये आपने बड़ा महत्वपूर्ण सवाल पूछा। ये ऐसा हो सकता है जी। और कई बार होता भी है, लेकिन हम दो बातें इसके बारे में हम करते हैं। एक तो उसकी पूरी हिस्ट्री निकालते हैं, यानी इसका कुछ काम पेंडिंग है क्या उस ऑफिस में या उस आदमी के पास, गवर्नमेंट सर्वेंट के पास, लोक सेवक के पास, इसकी हम गारंटी करते हैं। उसके बाद ही हम ट्रैप का आयोजन करते हैं। और सेकेंडली वेरिफिकेशन, यू कैन से इन इंग्लिश वेरिफिकेशन। वेरिफिकेशन के दरमियान दो सरकारी पंच उसके साथ जाते हैं। दे आर नॉट पुलिसमैन, दे आर फ्रॉम अदर डिपार्टमेंट्स। और उसके बाद उनकी खातरी हो गई और वो रिकॉर्डिंग जो है वो सुनने के बाद ही हम ट्रैप आयोजित करते हैं। तो मतलब आपको पहले से भी एक अगर ट्रैप करना है तो उसके पहले भी बहुत वर्क करना पड़ता है। एक बहुत ज़रूरी सवाल आपसे सर करना है कि मान लीजिए कि किसी व्यक्ति के खिलाफ में शिकायत करनी है, वो व्यक्ति बहुत ओहदेदार हो, पावरफुल हो, तो ऐसे में ज़रूरी ये है कि जो शिकायत करता है, अगर मान लीजिए कि वो उसके खिलाफ शिकायत करने के लिए एसीबी के पास में पहुंच भी गया, तो उसके दूसरी तरफ में उसको भी कई तरह का भय रहेगा, क्योंकि वो तो ओहदेदार आदमी है, वो तो पावरफुल आदमी है। तो जो शिकायत करता है उसकी सुरक्षा की दृष्टि से हर मामले में या हर मामले में नहीं भी तो फिर भी कुछ चुनिंदा मामलों में एसीबी क्या ये सुरक्षित करती है, सुनिश्चित करती है कि जो शिकायत करता है उसकी सुरक्षा जो है वो पूरी तरीके से रहेगी, उसे किसी तरीके का नुकसान नहीं होगा, ओहदेदार जो व्यक्ति है वो उसे किसी तरीके से नुकसान नहीं पहुंचाएगा। मुझे लगता है कि शिकायतकर्ता जो है उनके लिहाज से ये बड़ा ज़रूरी सवाल होगा। नहीं, ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। ये लोगों के मन में आशंका रहते हैं, जनरली रहते हैं, लेकिन हम उसके बारे में इसकी 100% आई कैन एश्योर, या मैं खातरी दे सकता हूँ कि जो भी शिकायतदार है उसके दो चीज़ें हैं। एक तो उसका काम अटका नहीं जाएगा, वो 100% कर देना ये हमारी जिम्मेवारी है, वो पूरा कर देंगे एक। और दूसरा, जैसे आपने बोला कि शिकायतदार को बाद में कुछ तकलीफ हो या उसको कुछ परेशानी हो या फिजिकली कुछ असॉल्ट हो उस पे, ऐसा 100% नहीं होगा, ये जिम्मेवारी हम लेते हैं। उसको प्रोटेक्शन देते हैं, कुछ प्रॉब्लम उसको नहीं आए, ये हमारी जिम्मेवारी है। एक और सवाल है सर कि जैसे एसीबी स्टेट के लिए काम करता है, सेंट्रल के लिए अलग एजेंसी हो गई, मान लीजिए कि कोई डिपार्टमेंट है, बड़ा डिपार्टमेंट है गवर्नमेंट का, उसका इंटेलिजेंस का अपना एक विंग होता है जो सर्विलांस करता है। मुझे लगता है कि आम दर्शकों को ज़्यादा आसानी होगी समझने के लिए कि आप एसीबी के का जो जुरिडिक्शन है वो अगर इस इंटरव्यू के माध्यम से समझा दें कि आपका जुरिडिक्शन किस तरीके से है, क्योंकि बहुत सारे मामले ऐसे आते हैं कि शिकायत एसीबी को जाती है, शिकायतकर्ता एसीबी को अप्रोच होता है, लेकिन ये पता चलता है कि वो एसीबी के जुरिडिक्शन में है ही नहीं, वो तो किसी सेंट्रल एजेंसी का भाग है या कहीं और का भाग है जहाँ पर उसका हस्तक्षेप होगा। तो एक तो ये आप समझा दीजिए, और क्या दूसरा सवाल इससे उलट ये है कि क्या एसीबी के जुरिडिक्शन में सारी चीज़ें आ सकती है और गवर्नमेंट ऑफिसेस के साथ साथ में क्या प्राइवेट सेक्टर में भी एसीबी किसी तरीके से अपना इन्फ्लुएंस कर सकता है और कार्रवाई कर सकता है क्या? ये भी एक बहुत ही अच्छा सवाल है, क्योंकि गवर्नमेंट के ही डायरेक्टली जो सर्वेंट्स है, यानी लोक सेवक जैसे बोलते हैं हम, वो ही सिर्फ हम यानी ट्रैप करते हैं ऐसा नहीं है। जो प्राइवेट सेक्टर्स है या जिसे पीएसयू कहते हैं हम,
पब्लिक सर्वेंट यूनिट, पब्लिक हाँ, पब्लिक सर्वेंट सर्विसेज अंडरटेकिंग, PSU जो है वो पब्लिक सर्विसेज अंडरटेकिंग में भी, यानी किसी भी तरीके का गवर्नमेंट का अनुदान हो, ऐसी कई संस्थाएं हो सकते हैं या पाठशालाएं होती है, बहुत सारी पाठशालाएं, कॉलेजेस, ऐसे भी हमने ट्रैप्स किए हैं कि जो पाठशाला के सर्वेंट्स है, यानी हो सकता है कोई टीचर हो या प्रिंसिपल या प्रोफेसर हो। आई डोंट से अगेन कि ये ऐसे ज़्यादा रहते हैं, बहुत कम रहते हैं। जनरली एजुकेशन के फील्ड में तो थोड़ा यानी करप्शन कम है, लेकिन ऐसे भी जब मामले आते हैं उस पे भी हमने केसेस किए हैं, एक। और दूसरा, जो ब्यूरोक्रेट्स के साथ साथ पॉलिटिशियंस जो है वो भी हमारे दायरे में आ सकते हैं। यानी जिनको गवर्नमेंट की तरफ से किसी भी तरीके का पेमेंट या ऑनोरेरियम जिसे बोलते हैं मिलता है, वो सभी लोक सेवक या पब्लिक सर्वेंट की दायरे में आते हैं, उन पे भी हमने ट्रैप्स किए हैं। एक और ज़रूरी आपसे सवाल है कि वैसे आप लोग जिस तरीके से अवेयरनेस और बाकी सारी चीज़ें करते हैं, तो डिपार्टमेंट के बारे में या डिपार्टमेंट को अप्रोच होने के बारे में पब्लिक को वैसे ही अवेयर है, पर हमारे माध्यम से अगर आप बता दें कि अगर किसी को ACB के पास में अप्रोच होना है, शिकायत करनी है, तो किस तरीके से वो अप्रोच हो सकता है, किस तरीके से शिकायत कर सकता है। और सबसे ज़रूरी ये है कि शिकायतों के निपटारे की प्रक्रिया जो है उसके लिए कोई टाइम बाउंड समय निर्धारित होता है क्या, और कि इतने समय में इस कार्रवाई का निदान हमें कर देना है, इसको सुलझा देना है। एक तो ऐसा है कि एक नंबर है 1064। 1064 जो है नंबर, वो किसी भी लैंडलाइन से या किसी भी मोबाइल नेटवर्क से आप लगाते हैं तो दैट कम्स, वो डायरेक्टली हमारे ऑफिस में आता है और वो शिकायत कर सकता है किसी कोई भी आदमी ACB के पास 1064 यानी 1064 मराठी में 1064 या 1064 को कांटेक्ट कीजिए और उसके बाद जो है वो हम पूरा देखेंगे। एक और सर, चलते चलते लाइट मोड में आपसे सवाल है कि कोई, आप तो लंबे समय तक ACB में आपने सर्व किया, अब भी आप ACB में काम कर रहे हैं, कोई बिल्कुल बहुत यादगार कोई ऐसा आपके वहाँ एक्सपीरियंस हो कि वो जो केस रहा हो बड़ा दिलचस्प रहा हो, और दूसरा ये कि अगर कोई ऐसा अनुभव हो कि रिश्वतखोरी में पकड़ा गया जो अधिकारी हो, कर्मचारी हो, उसने पकड़े जाने के बाद में कुछ इस तरीके से बिहेव किया हो कि जो आपके लिए यादगार रहा हो। फॉर्चुनेटली रिश्वतखोरी के मामले में ACB का जब भी ट्रैप होता है या उसको पकड़ते हैं, वो पब्लिक सर्वेंट जो है, लोक सेवक, वो तो ऐसा नहीं रेजिस्ट नहीं करता है जनरली। ऐसा तो एक्सपीरियंस नहीं है कि रेजिस्ट किया या उसने कुछ अलग तरीके का या अटैक करने का सोचा, ऐसा तो नहीं होता है फॉर्चुनेटली, क्योंकि वो भी उसके खिलाफ जा सकता है। वो उसकी बिहेवियर जो है वो भी डेफिनेटली वो उसके खिलाफ जा सकता है। और नेचुरली मैंने बेसिकली पुलिसमैन होने की वजह से वी कैन टेक केयर ऑफ दैट, वो यानी उसको दबोच सकते हैं। सेकेंडली जैसे आपने पूछा, मैं उनका नाम और कैडर तो नहीं बताऊंगा, लेकिन एक बहुत बड़े डिपार्टमेंट के एक सुपर क्लास 1 ऑफिसर को हमने पकड़ा था। अराउंड 50 लाख की डिमांड थी। 50 लाख एक मामले में आदमी रिश्वत ले सकता है,
ऐसा जनरली सोच भी नहीं सकते हम। लेकिन उसको हमने पकड़ा था, पूरी तहकीकात की, उसके बाद उसकी ओपन इंक्वायरी हो गई। फॉर्चुनेटली ये सब्जेक्ट निकाला तो मैं एक दो बातें बताना चाहूँगा। एसीबी सिर्फ ट्रैप या सापड़ा कार्रवाई नहीं करती। एसीबी के अलग तरीके के दो कामकाज और भी है। एक तो हम डीपीए कहते हैं, डिसप्रोपोर्शनेट एसेट, यानी किसी आदमी ने उसके नॉन सोर्सेस ऑफ इनकम, यानी उनके जो उत्पन्न के मार्ग है उससे ज्यादा कमाया हो, ट्रैप हुआ भी नहीं हो तो भी हम तहकीकात करते हैं कि किसी आदमी ने बहुत सारे प्लॉट्स खरीदे हैं, फ्लैट्स खरीदे हैं, जमीन खरीदे हैं, या बहुत सारा ऑर्नामेंट्स इकट्ठा किया है, उसका रहन सहन बड़े पैमाने पे बड़ा है, उसका भी हम इनकम, उसका एक्सपेंडिचर और जो उसका मौजूदा जीने का स्तर है उसके बारे में पूरी तहकीकात करके उसमें भी हम केस कर सकते हैं। उसके भी कानून में ऐसा प्रावधान है। चलिए सर, आप हमारे स्टूडियो में आए और इतने ज़रूरी जो कार्यक्रम एसीबी के माध्यम से लिया जा रहा है उसके बारे में आपने बातें बताई। हम उम्मीद कर सकते हैं कि आपकी बात हमारे दर्शकों तक पहुंची हो और रिश्वतखोरी पर लगाम लगाने के लिए जो भी तरीके आपने बताए या अपने विभाग के जो बातें बताई वो जनता तक पहुंचेगी और उसको कहीं ना कहीं जनता आत्मसात करेगी। आप हमारे स्टूडियो में आए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। हमारे दर्शकों का भी बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।